हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का वेटन यूट्यूब चैनल पर। मैं यशराज सिंह चौहान। हमारे साथ में बैठे हैं आज दीक्षा धर। इन्होंने रिसेंटली आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क दोनों ही एग्जाम क्लियर किए हैं। तो सबसे पहले तो आपको बधाई इस चीज़ के लिए। एंड कैसे किए हैं, पूरी जर्नी में क्या रहा है। और मैं हमेशा हर एक सिलेक्टेड स्टूडेंट से यही पूछता हूं कि कब वेटरन आया, क्या बदलाव किए वेटरन ने, पहले क्यों नहीं था, क्या चीज़ ऐसी आपको दिमाग में घर कर गई कि नहीं यार मेरे को अब इनसे पढ़ना है। और पूरा का पूरा जो आपका जर्नी रहा है प्रिपरेशन का, वो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ना अभी स्टार्ट करेंगे बिकॉज 2025 का पूरा नया साल है, सारे एग्जाम्स नए होने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेटेजी देखते हैं यूट्यूब पर। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी मेरा रहेगा कि आपने जो स्ट्रेटेजीज यूट्यूब पर रहती हैं या यूट्यूब जिस तरह से हमारे को परेशान करता है, तो क्योंकि परेशान करता है, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि वो परेशान करता है, तो यूट्यूब पे कैसे आपने फिल्टर की चीज़ें कि क्या देखने योग्य है, क्या देखने योग्य नहीं है। प्लस जो स्टूडेंट्स के दिमाग में थॉट्स रहते हैं हमेशा स्टडी मतलब स्टार्ट करने के पहले क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्लास को कैसे देखना चाहिए, मॉक कैसे लगाना चाहिए, और बाकी बीच में अगर मेरे को कुछ याद आए तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। तो फर्स्ट आप बताइए अपने बारे में। ठीक है। हाय एवरीवन, मेरा नाम दीक्षा दर है और मैं जम्मू कश्मीर स्टेट से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरा सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुझे अलॉट हुआ है और आईबीपीएस क्लर्क में मुझे पंजाब नेशनल बैंक अलॉट हुआ है। एंड मेरी बैंकिंग प्रिपरेशन की जर्नी 2023 से स्टार्ट हुई थी। मैंने जम्मू कश्मीर के ही एक कोचिंग सेंटर से कोचिंग ली थी। प्री सही था बट मेंस में थोड़ा कमी रह गई थी वहाँ पे। सो देन आई स्किप दैट और उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले ली थी एक बैच से। और वहाँ पर उतना सही नहीं रहा, मेंस का भी पढ़ा रहे थे वो बट नहीं उतना सही लग रहा था मुझे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा आरआरबी क्लर्क प्री क्लियर हुआ था एंड बट 1 जनवरी 2024 में उसका मेंस का नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। और उसके बाद एसबीआई क्लर्क का पेपर था, फिर प्री हो गया उसका बट मेंस नहीं हुआ था। और उसी दौरान बीच में टेलीग्राम पे मैंने वेटरन बाय यशराज चौहान का रिकमेंडेशन देखा। एक स्टूडेंट ही बता रहे थे कि ये टीचर दोनों पढ़ाते हैं, क्वांट और रीजनिंग, तो आप ट्राई कर सकते हो। फिर मैंने बोला कि अच्छा दोनों पढ़ाते हैं तो फिर देख लेते हैं कैसा पढ़ाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह से तो पढ़ के देख ही लिया और नहीं जम रहा है उतना, तो फिर ये भी देख लेते हैं क्या है। बट मैंने उस टाइम बैच परचेज नहीं किया था क्योंकि मैं एसबीआई क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी फेब में। और फिर मैंने बोला एक महीने के लिए क्या ही बैच लूं, तो अगर एसबीआई का हो जाता है मेंस तो हम्म। फिर नहीं लेना है। बट अगर नहीं होता है तो फिर आगे के पेपर्स के लिए फोकस तो करना ही पड़ेगा। तो फिर जब पेपर दे के मैं आई मेंस का, और फिर एक एस्पिरेंट को पता होता है कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, तो फिर मुझे पता था कि नहीं होने वाला है और मुझे आगे अपने पूरे साल प्रिपेयर करना ही पड़ेगा और अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे स्पेशली क्वांट के। तो फिर मैंने आपका ध्यान पहले, क्योंकि मैंने फेब में आपकी ना यूट्यूब पे जो आपकी प्लेलिस्ट होती है वो मैंने देखी। जैसे फर्स्ट प्लेलिस्ट थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंस लेवल की, जिसमें आप सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट बता रहे हो, सी वाई माइनस बी पाए। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा प्री से ये बहुत ज्यादा अलग है। और उस टाइम पे मैं उस स्पेस में लाई कर रही थी कि, और जो एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर था उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी उस टाइम पे मेरी वो हेल्प हुई थी उस चीज से। तो मैं हम्म। मेंस के लिए मैं यूट्यूब प्रेफर कर रही थी, ये सोच के कि शायद हो जाए तो कौन लेगा पेड बैच। बट फिर मैंने लिया क्योंकि मुझे पता था नहीं होगा मेरा मेंस क्लियर। तो फिर मैंने वहां से किया। और फिर आप जनवरी में पढ़ा रहे थे, आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया था आधा सिलेबस। बट फिर मैंने जब फेब में आपकी वेटरनशिप ली, मैंने आपसे कांटेक्ट किया तो आपने बोला वेटरनशिप लो, बाकी बैचेस आरआरबी का क्यों लेना है अलग, आईबीपीएस का क्यों लोगे अलग, एक ही साल के लिए ले लो बैच एंड वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो फिर मैंने वो लिया और पहले मैंने आपकी सारी प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट देखी बिकॉज थी मेंस आपका लेवल की। स्टार्टिंग में तो मोटिव ये था कि आपका आरआरबी क्लियर हो जाए, राइट? हाँ। मतलब यू आर एक्सप्लोर लाइक कि मेरे को आरआरबी के लिए कोई बैच मिल जाए सर का, या फिर आरआरबी के लिए हम्म। कोई क्लासेस मिल जाए। बैच पे नहीं हाँ। जाऊंगा, मैं क्लासेस की बात करता हूँ कि क्लासेस हम्म। मिल जाए करके। लेकिन फॉर्चुनेटली आपका एग्जाम आईबीपीएस का क्लियर हुआ है। हाँ। तो अब मेरा ये था कि थोड़ा सा मिल जाए कुछ, थोड़ा यहाँ से मिल जाए। बट आपने बोला वेटरनशिप लो, पूरा पूरे साल के लिए रहेगा, आगे का भी टारगेट हो जाएगा, आगे पीछे क्यों भागोगे। और वो थोड़ा सही भी रहता है एक पैकेज पूरा ले लेना। तो फिर मैंने बोला ठीक है, पढ़ना तो है ही तो ले ही लेते हैं, क्योंकि हर जगह टीचर का पढ़ लिया नहीं समझ में आ रहा है, आपका पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हाँ दिमाग में रह रही है वो चीज, क्या याद रह रही बदलाव थे? है। पता नहीं सर, आपके पढ़ाने का तरीका मुझे
मतलब मुझे जम गया, पर्सनली मुझे जम गया कि बाकी टीचर से भी मैं पढ़ती थी, बट उनका क्या होता था, मुझे ना 2-2 दिन के बाद देखना पड़ता था कि क्या पढ़ा है, मुझे याद नहीं रहता था वो। बट पर्सनली जब मैंने आपसे पढ़ा ना, स्पेशली जो मेंस का था, मेंस में आप बताते थे पूरा डिटेल में कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। एंड मैं ये बोलूँगी कि पहले तो आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, जो चीज़ मैंने फिर अप्लाई की, कि फेब में जब मैंने आपकी पीछे वाली जो जनवरी की भी वीडियोज़ थी, वो भी मैंने कवर की, फेब की वीडियोज़ भी मैंने कवर की, आप लाइव पढ़ाते थे, वो भी पढ़ना पड़ता था, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, वो भी पढ़ना होता था, और जो पीछा पिछला वाला होता था, वो भी कवर करना होता था। तो सारा कुछ कवर करके करना होता था, तब जाके आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, फाउंडेशन बनेगी उस चीज़ की, तब जाके आप मेंस की तरफ थोड़ा बढ़ सकते हो। तो प्री तो मैं स्पीड मैथ के भरोसे ही होती थी क्वांट में, एंड अरिथमेटिक तो मैं ऑलमोस्ट 10 में से 9 क्वेश्चन छोड़ ही देती थी, एक आध बना लिया और डीआईवीआई कर ली। बट फिर मुझे ऐसा धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ इतना करके तो मेंस नहीं होने वाला है, ये पेपर टफ है। आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं देखती थी वीडियो कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और फिर मैंने बोला कि मेंस में तो यार पूरा करना ही पड़ेगा, अरिथमेटिक ही दिख रही है मुझे, कुछ दिख नहीं रहा है नंबर सीरीज जैसे प्री में दिख रही है, और अगर दिख भी रही है तो वो 3-3 नंबर सीरीज है, फिर उसको और सॉल्व करना है, ये तो नहीं होगा, तो अरिथमेटिक करनी ही पड़ेगी मेरे को। तो फिर मैंने वो कंटिन्यू की, आपकी क्लासेस मैंने कंटिन्यू की, और स्टार्टिंग में इनिशियली मेरा ये होता था कि मैं जब क्लास करती थी आपकी, तो एक ईगो होता है हर एक एस्पिरेंट में कि मैं सर से पहले सॉल्व कर लूँ, या मैं फटाफट टाइप कर लूँ मैसेज में कि सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और वो चीज़ मैं भी करती थी पहले, कि मैं पहले सॉल्व कर लेती थी आपसे, और कभी-कभी बीच में कोई पज़ल अटक जाती थी मेरी, प्री लेवल की होती थी, अटकने लायक भी नहीं होती थी, बट फिर मेरे को ये होता था कि क्यों अटक रही है? अगर मैं प्री में अटक रही हूँ, तो मेंस की तो बात ही अलग है। और फिर धीरे-धीरे फिर मेरे को एक दिन हुआ कि चलो देख लेते हैं, सर सर का भी देख लेते हैं। फिर मैं क्या करती, पहले मैं करती थी पॉज़, और फिर मैं सॉल्व करती थी, और फिर मैं फॉरवर्ड, 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 और आपका हो जाता था, और फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आती थी। और फिर मैंने खुद को बोला कि यार मॉक में भी तो यही करते हैं, तो फिर क्लास का क्या मतलब है तेरी? तो फिर मैंने बोला कि यार देख लेते हैं सर कैसे पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं रीजनिंग की बात करूँ, ऑब्वियसली क्वांट में मैं देखती थी, बट रीजनिंग में मेरा ये होता था। तो फिर आपने दिखाया कि पजल्स में पहले पॉइंट जो है वो लिखो साइड में, उसके बाद आप बार बार लाइंस नहीं पढ़ोगे, कभी कभी क्या होता है जब आप एग्जाम में अंडर प्रेशर होते हो, कोई लाइन छूट जाती है, कोई लाइन आप गलत पढ़ लेते हो, उससे आपकी पूरी पजल गलत हो जाती है। बट जब आप लिख रहे हो, तो आप वो एरो बना रहे हो, टू द राइट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ, तो वो गलत नहीं होगा, और आपको पता है आप टिक भी लगा रहे हो कि अच्छा ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। आप बार-बार लाइन्स की तरफ नहीं जा रहे हो, आप बार-बार ऐसे आपका फ़ोकस हिल नहीं रहा है कि ये। तो फिर मैंने वो चीज़ अप्लाई की, ज मेरी रीज़निंग ठीक थी, बट उससे मेरी रीज़निंग सही हो गई, उससे ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई, और पहले मेरी एक्यूरेसी खराब होती थी रीज़निंग की, क्योंकि यही वो चीज़ होती थी कि एक लाइन गलत पढ़ ली, राइट को लेफ्ट पढ़ लिया, 6 को 9 पढ़ लिया, तो सारा कुछ ऊपर-नीचे हो जाता था। बट ये पॉइंट्स बनाने से क्या हुआ कि पता चला कि हाँ, स्पेशली ऐसे पॉइंट बनाना है, वहाँ से लिखना है, बार-बार लाइन्स नहीं पढ़नी है, फ़ोकस पूरा रखना है, तो एक्यूरेसी भी मेंटेन हुई, स्पीड भी ठीक हुई। और क्वांट में तो फिर ऑब्जर्व किया क्लासों को सबसे पहले कि कैसे पढ़ा रहे हो आप, क्योंकि हम क्या करते हैं, मॉक में भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फिर फर्क क्या है, मॉक में भी तुम सॉल्व कर रहे हो, क्लास में भी तुम सॉल्व कर रहे हो, तो फिर फर्क तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो टेक्निक देखा है। तो जब आप स्टार्टिंग में कराते थे पहले, तो क्वांट मुझे आती ही नहीं थी, बट फिर मैं सॉल्व तो नहीं करती थी क्वांट का, बट जब आप कराते थे क्वेश्चन, तो फिर मैं बोलती थी अब नेक्स्ट स्टेप में सर ये करेंगे, फिर आप करते थे, फिर मेरे को लगता था कि अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। और आप बीच में फिर जब मेंस लेवल के आप करते थे, तो आप पहले टाइम भी देते थे कि चलो जी 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, ये क्वेश्चन डूएबल है, आप लोग करो। फिर मैं उस टाइम पे सॉल्व करती थी जब आप टाइम देते थे। उसके बाद जब आप कराते थे, तो फिर मैं अपना मैच करती थी कि अच्छा ये पॉइंट मेरे से मिस हो गया, ये मुझे करना चाहिए था यहाँ पे। या कभी-कभी मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते थे, तो वो भी अच्छा लगता था कि ठीक है, हो रहा है। फिर वो भी टैली करना होता था कि यार ये वाला सर ने तेज़ कैसे कर लिया, मेरे को तो इतना टाइम लग गया। तो वो चीज़ भी ज़्यादा एप्लीकेबल होती है कि तेज़ भी आना चाहिए मेंस के करना। क्योंकि मैंने देखा है कि सारे बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट है मेंस में, स्ट्रैटेजी है मेंस में, बट स्पीड भी है मेंस में। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मेंस को बोलो कि आप आराम से सॉल्व करो, वो नहीं है। उसमें स्पीड भी होनी चाहिए। जैसे प्री में है आपकी, वैसे ही मेंस में भी थोड़ी बहुत स्पीड आपकी मेंटेन होनी चाहिए। तो मेंस के भी फिर प्री मॉक्स तो लगाना इज़ नेसेसरी, वो सारे लगाते हैं, और अगर आप प्री की क्लासेस फिर इतनी करोगे भी नहीं, तो वो भी चल ही जाता है कि किसी पॉइंट पे जब आपका सिलेबस हो जाता है, बट आप मॉक्स लगाते हो। बट बच्चे ना मेंस लेवल के मॉक नहीं लगाते, मैंने देखा है, कभी क्लासेस से ही कर लिया, या क्यों नहीं सेक्शनल, लगाते हैं? क्योंकि सिटिंग माँगती है मेंस के मॉक, हुँ, वो सिटिंग बच्चे नहीं करना चाहते हैं, वो बैठना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप मेंस के मॉक नहीं लगा रहे हो, तो आप शुरू करो सेक्शनल से, मैं तो यही बोलूँगी आप सेक्शनल शुरू करो, पहले रीज़निंग का दे दो, क्वांट का दे दो, दिन में 2 दो सेक्शनल, क्योंकि सिटिंग भी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब आप धीरे-धीरे ग्रेजुअली आप फुल लेंथ मॉक की तरफ बढ़ोगे, तो आप क्या करो, आप जब आप जीए करते हो ना, आप जीए का सेक्शन स्किप मत करो। मैंने देखा है, क्योंकि बच्चे डालते हैं यूट्यूब पे कि हमने ऐसे मॉक अटेंड किया, या पूरा वो फुल लेंथ डालते हैं वो
वीडियोस कि ऐसे मॉक करो, तो वो जीए का सेक्शन स्किप कर देते। तो आप वो सेक्शन भी ना स्किप मत किया करो, क्योंकि आप जब बैठते हो जीए के एग्जाम में, जब आप बैठते हो, आप पेपर दे रहे हो, आपका टाइम जा रहा है, आप थक रहे हो, आपसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो वहां पर सिनेरियो बिल्कुल अलग हो जाता है। घर में तो आप स्किप कर देते हो तो चलो जी कॉन्ट, बट आप थकाओ खुद को, आप दो वो जीए का सेक्शन दो। आप अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करो, आप मत करो क्वेश्चंस अटेम्प्ट, बट आप पढ़ो उन क्वेश्चंस को, आप थकाओ खुद को। कॉन्ट तक आते आते मेंस में ये होता है कि हम थक जाते हैं, तभी कॉन्ट शायद लास्ट में रखी होती है उन्होंने कि थक जाए बच्चा, कॉन्ट वैसे भी नहीं आती और ऐसे भी ना हो बच्चे से। हम्म। तो जो जीए का आप दो, खुद को थकाओ, पूरा ऐसा बनाओ कि हाँ मैं एक पेपर ही दे रही हूँ। तो आप थकाओ खुद को, क्वांट तक आप जीए का सेक्शन भी अटेम्प्ट करो, स्किप मत करो उसको, फिर आप क्वांट दो, ये फिर आप। चीजें जो हैं, जैसे स्टूडेंट सोचता है कि मैं फाउंडेशन कर लूं, कंसेप्ट कर लूं, हमारे को आई थिंक एग्जामिनर का पूरा सिनेरियो भी समझना होता है एग्जाम क्लियर हम्म। करने के लिए, राइट? ये कैसे पता बिल्कुल। पड़ा आपको? ये डेवलप कैसे किया आपने? धीरे धीरे जब मॉक दिया, आपकी क्लासेस देखी, एंड फिर पता चला कि यार मतलब एक तो अपनी गलतियों से इंसान सबसे ज्यादा सीखता है। कि पहले मैं भी यही होता था कि मैं मेंस के मॉक नहीं देती थी, बट जब फिर आपने भी एक बार बीच में शुरू किया था, आपने भी अपना एक मॉक लॉन्च किया था, वहां पर जब मैंने मॉक दिया था तो मेरे मार्क्स बहुत बकवास आए थे, जो मैंने बताए भी नहीं थे किसी को। फिर मुझे लगा कि यार ये थोड़ा करना पड़ेगा, अगर सर के लेवल का मैच करना है तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा। और वो आरआरबी का था, और वो भी नहीं मुझसे ढंग के मार्क्स आए थे उसमें। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मॉक देने पड़ेंगे। जब तक आप मॉक नहीं दोगे, आप सिर्फ मेंस में क्लासेस के भरोसे नहीं रह सकते हो, क्योंकि मेंस में भी आपकी स्पीड चाहिए। मेन है सिटिंग चाहिए, क्योंकि कमर सही में थक जाती है, और ऊपर से आप इतना प्रेशर होता है उस चीज का, आप नहीं कर पाते हो। तो वहां पे जब आप देखते हो, बैठते हो, आप धीरे धीरे मॉक्स देते हो, उससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। कैसे जो देते हैं मॉक्स? मॉक्स देने का तरीका जैसे तो, मैंने क्लासेस में सिखाया, मैंने क्या क्या ऐसा बताया जो आपको नहीं आता था? हाँ, तो स्टार्टिंग में क्या होता था, कोई भी जैसे प्री का मॉक देते हैं तो हम मतलब कर देते हैं सारे ही कि करना पहले होता ये है वाला। उसमें तो। हाँ, सारे ही करने होते हैं, बट जब आप मेंस के मॉक देते हो, आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं, जो आपने क्यूएसएस और एलयूए की टेक्निक जो आपने बताई थी। तो पहले स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था पता नहीं क्या ही है, कैसे ही करना है, करना ही तो है। बट जब ग्रेजुअली आपने बताया कि आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ो, फिर आप देखो कि आपको ये करने मतलब ओरली आपसे हो रहे हैं क्या ये क्वेश्चन। अगर आपसे ओरली, क्योंकि जब हम मेंस की लेवल तक पहुंच गए हैं, तो मतलब प्री में हम ओरली सॉल्व कर रहे हैं क्वांट के क्वेश्चंस को, तो हम उस लेवल पे पहुंच गए कि हम ओरली बताएं कि क्या चीज हो रही है, कैसे सॉल्व हो रहा है। तो हमने वो चीज देखनी है, ओरली अगर कर रहे हैं तो हाँ ये क्वेश्चन करने लायक है मेंस में। क्योंकि हम्म मेंस में आपने सारे नहीं अटेम्प्ट करने हैं, मेंस में आपने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और वो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि यही वो क्वेश्चन है। ये नहीं कि आपने एक टफ वाला क्वेश्चन उठा लिया और उतनी देर में किसी वो दूसरे बच्चे ने 3 क्वेश्चन कर लिए, वो गलत है। तो क्यूएसएस में आपको ये पता चलता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना करने लायक है, ये मैं कर सकती हूँ, ये ओरली मुझसे हो रहा है, तो वो कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट होने लायक तो है ये, तो मार्क कर लिया कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है ना, ये मैं बाद में करूंगी। तीसरी डीआई अगर तुमने देख लिया, रीजनिंग में तुमने कोई पजल देख ली वहां पे, और तुम्हें लग रहा है कि पजल छोटी सी है, कर लें, मतलब आप पेन उठा लेते हो, आप शुरू कर देते हो, और फिर बीच में आपको पता चलता है ओहो इसमें तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं, ये नहीं होगा, तो वो चीज आपको पता चलती है। तो जैसे डीआई में अगर आपकी एक केसलेट होती है ना कभी कभी, तो वो भी छोटी सी होती है, बट जब आप उसे सॉल्व करते हो ना, तो आपको पता चलता है अरे ये तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं, ये कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो वहां पर आपकी क्यूएसएस एलयूएड आपका हेल्प करती है कि अच्छा ये क्वेश्चन सिलेक्शन है। सिर्फ क्वेश्चंस को आप देख कर ही नहीं बता सकते हो कि छोटा सा क्वेश्चन है हो गया, नहीं, आपको देखना पड़ेगा, आपको ओरली करना पड़ेगा कि यहाँ से ये वेरिएबल जाएगा तो ये कहाँ से लाऊंगी मैं। तो वहां पर आप अटकते हो, वहां पर मुझे हेल्प हुई कि मुझे पता चला कि अपने ईगो को साइड में रख के मेंस के क्वेश्चंस को चुनना होता है, और उन सही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है, टफ क्वेश्चंस को आपको छोड़ना पड़ता है, थोड़ा ईगो को साइड रखना पड़ता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, किसी का प्रॉफिट लॉस मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का बोट एंड स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग होता है, और क्वेश्चन, और कभी कभी पेपर में वो आसान भी होते हैं हम्म। क्वेश्चंस और हमसे नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे आपको वो चीज छोड़नी पड़ती है कि यार छोड़ो और आगे बढ़ो, इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको ये थोड़ी वो पूछ रहा है कि अच्छा ये तेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, कर लिया, वेरी गुड। बट आपको वो छोड़ना आना चाहिए, वो आपको लेट गो करना आना चाहिए, उस चीज का ईगो को जाने देना है। उस टाइम पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, वो मेंस डिमांड करता है, कॉन्सेप्ट डिमांड कर रहा है, स्ट्रैटेजी डिमांड कर रहा है, स्पीड डिमांड कर रहा है, और आपका ईगो जो है उसको छोड़ो, उसको जाने दो, वो भी डिमांड कर रहा है मेंस। तो मेंस बहुत अलग है प्री से, प्री स्पीड एंड एक्यूरेसी है, बट मेंस कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजी, सिटिंग, बहुत कुछ है। फाउंडेशन की कितनी ज़रूरत होती है? जैसे काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं ना, सर फाउंडेशन तो हमारा हो चुका है, मेंस पढ़ाइए ना। जैसे अभी मेरे से ना रिसेंटली स्टूडेंट बोल रहे हैं, सर आरआरबी के लिए मेंस पढ़ा दो, मेरे को तो फाउंडेशन आता है। फाउंडेशन की कितनी ज़रूरत होती है? क्योंकि आपने भी मेरे से पहले पढ़ना जब स्टार्ट किया था, तो उसके पहले आपने फाउंडेशन तो कंप्लीट किया ही होगा नो डाउट, और हमको भी इंटरनली लगता है जब प्री हम लोग कोई सा क्वालिफाई कर लेते हैं तो ठीक है यार, फाउंडेशन तो आता है हमारे को। तो फाउंडेशन कितना ज़रूरी है जब हम
रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरी होता है? आपको वापस अगर तो आप बिगिनर हो तो फिर तो आपको फाउंडेशन क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसके बिल्कुल डीप में पढ़ना पड़ता है हर एक ठीक। चीज़, क्योंकि आप सिर्फ प्री क्लियर नहीं करने आए हो, आपको मेंस भी क्लियर करना है, और मेंस में आपको ऊपर-ऊपर से नहीं पूछा जाता है। मेंस में पूरा मुझे ऐसा लगता है कि मेंस का एक क्वेश्चन पूरा चैप्टर ही निचोड़ देता है उसको, कि आपको अगर चैप्टर पता है तो ही आप कर पाओगे ये जैसे चीज़। फॉर पूरा अगर एग्ज़ाम्पल आपको डेटा सफिशिएंसी। हाँ, तो अगर उसमें आपको सब कुछ करना है, क्योंकि वो कुछ भी दे सकता है, आपको आना चाहिए, आपको बताना है वो क्वांटिटी छोटी है, क्या है, वहाँ पर आप फँस जाते हो। 2-2 टॉपिक्स आ जाते हैं आपके, क्या करोगे? अगर आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी आती है, मेंसुरेशन नहीं आती है, आपका गया वो वाला हुँ, क्वेश्चन हुँ, हुँ। डेटा सफिशिएंसी का, कैसे करोगे? तो वहाँ पर आपका वो काम करता है। एंड ये क्या बोलते हैं, जो चीज़ क्या ब बोल रही थी मैं सर? क्यूएसएस का बता रहे थे आप। हाँ, क्यूएसएस का मैं बता रही थी कि जैसे आप फाउंडेशन का अगर आप देख लो, तो फाउंडेशन में क्या होता है, अगर आप बिगिनर हो, तो आपको सारे अपने टॉपिक्स क्लियर करने हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, मेंसुरेशन, हर एक टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, कोई छोड़ना नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे ही कर लो, अगर आपको एक आधा टॉपिक छोड़ना है, आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आप इतना नहीं कर पाओगे, लीनियंसी थोड़ी-सी रखो, बट ये नहीं कि सब कुछ ही छोड़ दो, मैं प्रोबेबिलिटी छोड़ दूँ, मेंसुरेशन छोड़ दूँ, बॉट एंड स्ट्रीम छोड़ दूँ, नहीं हो रहा है छोड़ दूँ, नहीं। आपको करना पड़ेगा, आपको मार्क्स लाने हैं, आपको करना तो पड़ेगा, बाय हुक एंड क्रुक करना पड़ता है। तो मैंने भी बोट एंड स्ट्रीम किया, मैंने पहले कोई अर्थमेटिक का चैप्टर नहीं किया था, एंड मैंने बोट एंड स्ट्रीम किया, फिर मैंने मेंसुरेशन भी किया, प्रोबेबिलिटी किया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो हो जाता था, बट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता था, वो भी रोते-रोते किया, बट किया, क्योंकि करना था। मेंस में आते हैं क्वेश्चंस, आप फँसते हो उसमें, आप वो नहीं लॉस अफोर्ड कर सकते हो, तो वो भी वहाँ पर वापस क्लासेस सॉल्व से किए। फ़ायदा तो होता है? क्लासेस से बहुत फ़ायदा होता है। ऑब्ज़र्व क्लास करने से फ़ायदा होता है या सॉल्व करने से फ़ायदा होता है? वो ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया अभी कि जब मैं स्टार्टिंग में करती थी क्लासेस, तो मैं खुद सॉल्व करती थी उसको, मैं ये नहीं देखती थी कि सर कैसे करा रहे हैं। बट जब वो टेक्निक नहीं काम आई, जब प्री के क्वेश्चंस में भी मैं अटकती थी, तो मुझे लगता था कि यार अगर प्री में अटक रही हूँ तो मेंस कैसे करूंगी। तो वहां पर क्लासेस में बैठ के फिर देखा कि सर कैसे करा रहे हैं, ऑब्जर्व किया उस चीज को कि अच्छा सर ये वाली टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ ये वाली टेक्निक फॉलो, या पजल्स में मैंने बताया कि कैसे उस चीज को मेंशन करते थे आप पॉइंट में, कैसे फिर वापस मैं मेंशन नहीं करती थी, मैं सिर्फ लाइन पढ़ती थी, फिर वापस बनाई पजल, फिर वापस लाइन पढ़ी, फिर वापस बनाई पजल, बट आप सारे पॉइंट साइड में लिखते थे, फिर टिक करते थे कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो उस चीज में क्लास में मुझे हेल्प मिली कि अच्छा कैसे करना होता है ये चीज। तो ये नहीं कि आप कॉपी लेके बैठे हो और आप नोट्स बना रहे हो कि अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, आपको आपने बनाए देखना नोट्स? पड़ता है। स्टार्टिंग में बनाए, बाद में नहीं बनाए। स्टार्टिंग में, बाद में नहीं बनाए इन द सेंस कि जब वो बन गया बाद में, कभी-कभी ये होता है कि ये कभी आप ना, कोई क्लास ऐसी होती है आपकी कि मेंस लेवल का ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही टफ होता है, तो हुँ। आप पढ़ा देते हो, वो समझ आ गया हमको, ठीक है। तो आपने नोटबुक बंद कर दी, हो गया। बट वो मत करो, अगर आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन टफ है, ये करने लायक है, तो आप उस दिन सॉल्व मत करो। अगले 2 दिन के बाद वापस वो वीडियो उठाओ, पॉज़ करो एंड सॉल्व करो। अगर आप हुँ, उस वक़्त कर पा रहे हो, तो मतलब आपने सही समझा है। ठीक। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो वापस देखो उस चीज़ हुँ, को। हुँ। ये नहीं है कि आप जब करा रहे हो तो उस टाइम हम सॉल्व करें, वो नहीं है। तो अगर आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि ये करने लायक है, ये मेंस लेवल का है, ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, अगर मैं ये कर लिया तो कर लिया, मतलब आता है मुझे, तो आप वो चीज़ भी टेक्नीक को यूज़ कर सकते हो, जो मैंने भी कभी-कभी किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं निकलते थे क्वेश्चन, वापस मैं देखती थी कि कैसे करना है, फिर मैं 2 दिन का ब्रेक लेती थी कि ताज़ा-ताज़ा याद तो नहीं है कि सर ने यहाँ पर ये पॉइंट बना दिया था, तो मैं बना दूँ। फिर मैं वापस से वो सॉल्व करती थी। तो क्लास को जब आप मॉक देते हो तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो क्लास और मॉक में आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। आप क्लास में देखो कि टीचर कैसे करा रहा है, कैसी टेक्निक है। हो सकता है टीचर आपसे 5 सेकंड पहले सॉल्व करवा दे, तो वो वाला मेथड भी देख लो कि वो कैसे करा रहे हैं, कि क्योंकि 5 सेकंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। 5 सेकंड में आप 2 क्वेश्चन को टिक कर सकते हो प्री के, तो दैट आल्सो मैटर्स। तो आप वो वाला टेक्निक देखो कि सर कैसे करा रहे हैं, और खुद का टेक्निक देखो। अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सर करा रहे हैं और जो आप कर रहे हो वो दोनों सेम है, तो आपको उस टाइम पे ना एक प्राउड फील होता है कि हाँ, मुझे कुछ आने लग गया है। एक थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है अंदर से कि हाँ, मैं और कर वही सकता हूँ। ज़रूरी भी होता है एक प्रिपरेशन टाइम में। वही ज़रूरी भी है, वही ज़रूरी भी है, क्योंकि जब हम पेपर क्लियर करने की स्टेज पे होते हैं ना, तो अंदर ही अंदर से एस्पिरेंट को एक आवाज़ ज़रूर आती है कि हाँ, हुँ। ये हो जाएगा, या मैं ये पेपर करके आया हूँ, ये हो जाएगा मेरा। क्योंकि एक अंदर से हमें पता होता है कहीं न कहीं कि ये पेपर हम क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन रहता है यूजुअली स्टूडेंट्स का कि मेरे को प्रिपरेशन स्टार्ट करना है आरआरबी की। जैसे अभी काफ़ी मेरे पास में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आरआरबी की प्रिपरेशन करना है सर, आईबीपीएस पीओ की करना है। क्या इस साल 1 साल में मैं निकाल पाऊँगा? मतलब उनको स्टार्ट भी करना है, उनको प्रिपरेशन करना भी है। मतलब दे आर वेरी क्लियर इन आवर माइंड,
बट उसमें हो क्या रहा है ना कि उनको एक डाउट भी है साथ ही साथ में कि क्या 1 साल में निकाला जा सकता है? क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अभी से अप्रैल से भी स्टार्ट कर रहे हो कोई चीज़, और अगेन कि अभी भी मेरे दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक करती है कि सर ने एक दिन यूट्यूब की क्लास में बोला था ये चीज़ कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ, अगर आप लोग उसका 10% भी कर लोगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगी। पहले मैं पढ़ती थी, बट उस लाइन के बाद से मुझे ऐसा लगता था कि यार सर सही में बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक पॉइंट पे हम बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि सर छोड़ दो क्लास, अब आज कौन पढ़ेगा इतनी क्लासेस, कौन इतना मेंस पढ़ेगा, बट सर नहीं छोड़ते थे, सर पढ़ाते थे। और मैं बोलती थी कि यार अगर सर इतना पढ़ा सकते हैं तो अगर हम उसका 5% ही कर लें वो भी बहुत है। हम नहीं कर सकते हैं और हम कर भी नहीं पाते थे क्योंकि हम इतना थक जाते थे, और फिर हम बोलते थे अरे सर छोड़ दो क्लास, कौन लेगा। फिर सर मैसेज करते थे रेडी इन 5 मिनट्स, ले रहा हूँ क्लास 5 मिनट्स में। फिर मैं बोलती थी अरे यार सर ले रहे हैं फिर से क्लास, आज नहीं हो रही, अच्छा छुट्टी नहीं है आज। फिर मैं बोलती थी कि ठीक है, जब सर इतना कर सकते हैं तो मुझे तो जॉब चाहिए, मैं तो कर ही सकती हूँ। तो हम्म। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आप क्लासेस स्किप नहीं कर रहे हैं, स्किप मैं देखती हूँ बच्चे बहुत स्किप करते हैं एंड फिर रिकॉर्डेड फटाफट फटाफट 2x पे लगाकर, वो नहीं है। कभी मजबूरन में आप क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, वो अलग चीज़ है, बट आप लाइव क्लास अटेंड करो, आप यूट्यूब की क्लासेस अटेंड करो, आप कंसिस्टेंट रहो, आप मॉक्स लगाते रहो, आप सिटिंग बनाओ अपनी, प्री के साथ साथ मेंस को भी उठाकर चलो, तो ही आपका 1 साल में क्लियर हो सकता है। बट ये नहीं है कि आप दिन में पढ़ रहे हो एंड फिर शाम को आपने मस्ती मार ली, फिर अगले दिन हम्म। आपने पूरा दिन पढ़ा, फिर अगले दिन आप खेल रहे हो, वो नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जब आप कंसिस्टेंट होते हो ना, तो हार्ड वर्क आप खुद ही करना शुरू करते हो। पर बच्चे सिर्फ बोलते हैं कि हार्ड वर्क एंड लक, हार्ड वर्क एंड लक, बट कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टार्टिंग में मेरा कोई शेड्यूल नहीं होता था, बट जो 2024 से मिड से मैंने एक शेड्यूल बनाना शुरू किया कि सुबह एडिटोरियल कर लिया, फिर मॉक दे दिया प्री के, फिर क्लास लगा दी, फिर यूट्यूब का क्लास लगा दी, फिर सर की पेड क्लास है वो लगा दी, फिर एक और मॉक दिया, फिर एक और पेड क्लास लगाई। तो वो एक रूटीन बन गई थी मेरी कि इसके जब अगर कुछ भी मिस होता था ना बीच में, तो फिर शाम को लगता था कि नहीं पढ़ा है वो भैया, बेचैनी सी हो आज नहीं जाती थी पढ़ा कि है। ये मिस कैसे हो बेचैनी सी गया। होती थी कि हम्म। ये नहीं पढ़ा, आज नहीं पढ़ा मैंने ढंग से। अगर एक भी हम्म। क्लास मिस होती थी या एक भी मॉक नहीं लगा पाती थी मैं, तो फिर मुझे होता था कि ना, लेकिन आज नहीं काफ़ी पढ़ा स्टूडेंट मैंने। ऐसे भी हैं, मैं तो खैर आपको देखता ही था यूट्यूब पर, आप आते थे लाइव, और आपके मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द वीडियोस पे कमेंट्स देखे हैं, मेरे को याद है, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स के कमेंट रहते हैं मेरे को याद रहता है उनका नाम। तो मैं ये भी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स के ना माइंड में ये चीज़ चलती है कि मैंने तो पेड ले लिया है सर का, मैं तो पेड से ही हम्म पढ़ लूंगा, यूट्यूब के देखने की क्या ज़रूरत है? क्या डिफरेंशिएशन है दोनों में, क्या डिफरेंट हैं चीज़ें? क्या है एक्चुअल में या है भी नहीं, मतलब क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि देखो सर, यूट्यूब का भी करना ज़रूरी होता है। मैं अपना एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि मैंने एक ऐसा दिन तो नहीं मेरे यूट्यूब बोलने पे आप कह रहे हो ये चीज़? नहीं, 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 क्योंकि मुझे अभी आपने बोला ना कि मुझे यूट्यूब पे याद आया आप थे, तो मुझे यूट्यूब की एक याद आई। सर ने मुझे एक बार डाँट भी लगाई थी। एक डीआई की क्लास चल रही थी, वहाँ पे कुछ पूछा हुआ था, एक आंसर मुझे बताना था। बट मैंने आंसर भी लिखा और मैंने एक और एक्स्ट्रा चीज़ भी, मतलब मैंने वो पूरा सॉल्व किया वो चीज़ बेसिकली, और मैंने वो एक्स्ट्रा चीज़ भी बता दी। पता नहीं कौन-सी डीआई थी, बट वो एक्स्ट्रा भी मैंने बता, और फिर सर ने मुझे बोला कि जब पूछा ही नहीं है, तो तुम क्यों इतना सॉल्व कर रही हो पूरा डिटेल में? हुँ, जितना पूछा है उतना सॉल्व करो, क्यों इतना सॉल्व कर रही हो? क्यों लेंथी बना रही हो? और सही फिर बात। मैं ऐसे बैठ गई और पूरी क्लास में मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि शिट, अब मुझे सर ने डांट दिया सर ने मेरे को, अब ये मेरे को क्यों, मैंने क्यों सॉल्व किया। फिर मैंने सर का देखा, सर ने 2 लाइन में सॉल्व किया और मैंने इतना बड़ा सॉल्व किया, और फिर मैंने बोला क्या जरूरत थी तुझे इतना सॉल्व करने की जब इतने से निकल रहा था। तो वो बहुत मैटर करता है आपका यूट्यूब। और यूट्यूब में ये भी होता है कि बच्चे भी compete कर रहे हैं आपके साथ, आप देख रहे हो इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप वो भी होता है। और मुझे नहीं ऐसा लगता कि यूट्यूब का लेवल कम होता है, पेड का लेवल ज्यादा होता है, मैंने वो कभी डिफरेंशिएशन देखा नहीं। बट यूट्यूब का ये होता है कि यूट्यूब में उन बच्चों को भी हेल्प हो जाती है जो पेड नहीं लेते हैं, और मेरे जैसे बच्चों को थोड़ी मोटिवेशन भी मिल जाती है कि पेड ले लो। एक डिसिप्लिन सा बन जाता है हुँ, हुँ। बेसिकली आपका। आप यूट्यूब जब आप करते हो ना, तो जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आप अल्टीमेटली जिसको पढ़ना है ना सही में, वो बिना बोले ही यूट्यूब कर लेगा। जैसे कि एग्ज़ैक्टली। जब मेरे को पता है ना कि सर पेड में ये करा रहे हैं ये चीज़, और आज यूट्यूब पे भी क्लास है, तो मुझे पता है कि डेफिनिटली कुछ ना कुछ अच्छा मुझे मिलने वाला है, कोई ना हुँ। कोई नई चीज़ मैं सीखने वाली हूँ, तो मुझे वो भी अटेंड करना है, मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ वो चीज़। तो यूट्यूब इज़ आल्सो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ और भी है जिसके लिए मैं अभी रिसेंट टाइम से थोड़ा-सा काम करने लगा हूँ, और अपने मतलब बैचेज़ भी मैं उसी तरह से बनाता हूँ, अपनी क्लासेस का कंटेंट भी उसी तरह से बनाता हूँ। रेलेवेंसी ऑफ कंटेंट कितना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए? क्योंकि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं।
आप जो मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप जो पढ़ा रहे हो वो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट, मतलब क्वेश्चन तो एग्जैक्टली नहीं होता है, बट वो जो टेक्निक्स होती है ना वो बहुत ज्यादा काम आती है। मैंने देखा है कि मॉक में कुछ लेवल का है, कोई कुछ लेवल का पढ़ा रहा है, कोई बिल्कुल ही लो लेवल का पढ़ा रहा है, कुछ कोई बिल्कुल ही हाई लेवल का पढ़ा रहा हो। उस टाइम पढ़ते पढ़ते भी मैं बोल रही हूँ कि यार इतना थोड़ी आने वाला है, इतना क्यों हम्म। पढ़ा रहे हो। तो मैं ये भी बोलूंगी कि आपका एकदम ऑलमोस्ट 99% जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं ना वो पेपर में काम आती है। कभी कभी सर आप 1% ऊपर चले जाते हो, विच इज ऑल्सो हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली। एग्जामिनर में कैसा आ जाएगा। तो कभी हम्म। कभी टफ वाली चीज भी इंपॉर्टेंट होती है, बट जो आप पढ़ाते हो अप्रोक्सीमेटली उतना ही उसी लेवल का आता है, उससे कम आ सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं आता। और कभी कभी आप मुश्किल भी पढ़ाते हो, तो वो भी जरूरी है, क्योंकि आपको मुश्किल भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप मेंस में कोई ऐसी खराब चीज आपने देख ली कि अरे ये टफ है, ये तो पढ़ाया ही नहीं किसी ने, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो कंटेंट इज वेरी सिमिलर टू एग्जाम पैटर्न। कभी कभी हाई हो जाता है, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट बिकॉज 99। हाई पढ़ने से फायदा ये भी तो हो जाता है ना कि हाँ, क्यूएसएस हम हाँ, अच्छे से लगा सकते हैं कि ये नहीं करना वही है। वही पता चलता हाई है कि आना यार भी तो ये चाहिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं है करने लायक, हम कर हम्म। सकते हैं बट अभी नहीं हम कर सकते, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम ये करें। हमें आता है, हमें पता है, हमें ये चीज आती है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये 8 मिनट ले लेगी, उतने 8 मिनट में मैं कोई और क्वेश्चन कर लूंगी। वहां क्यूएसएस आपको हेल्प करता है। तो क्यूएसएस आपको क्या लगता है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे मेंस में तो बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि मेंस में आप प्री की तरह जो क्वेश्चन सामने आया उसको सॉल्व किया, वो नहीं है। आपको पहले सिलेक्ट करने हैं क्वेश्चंस कि ये वाला क्वेश्चन ठीक है, इसको रिव्यू में डाल दो, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, उसको रेड रहने दो, या जैसे भी आप करते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बाद में करना है तो कर लो, हम्म। और ये वाला क्वेश्चन आपको, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी लग रहा है, तो अभी के अभी कर लो इसको, ये फटाफट हो जाएगा, तो अभी कर लो। तो वहां पर आपका क्यूएसएस हेल्प करता है। चलो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अगर स्टूडेंट समझें और अगर आपका सजेशन माने तो कहीं ना कहीं उनको भी इस साल सक्सेस मिलेगी। और डेफिनेटली। कुछ आप अपनी तरफ से अगर देना चाहते हो सजेशन, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए मेरा ओवरऑल? मेरा हाँ, मेरा यही सजेशन है कि जो बिगिनर है वो अपना मॉक तब देना शुरू करे जब उनका 50% सिलेबस कवर हो, क्योंकि 100% किसी का सिलेबस कवर नहीं होता है। मेरा भी नहीं हुआ है, किसी भी एस्पिरेंट का नहीं होगा आज तक। एंड जब आपका 50% सिलेबस कवर हो जाता है, आप मॉक देना शुरू करो प्री लेवल के, क्योंकि उससे आपकी स्पीड आपको पता हम्म। चलती है, आप कहाँ लाए कर रहे हो, कितने बच्चे दे रहे हैं, वो भी आपको पता चलता है। एंड जब आपका प्री हो जाता है ना, तो आप ये मत वेट करो कि मेरा प्री होगा फिर मैं मेंस के लिए पढ़ूंगी, वो मत करो। जब आप प्री के साथ, जैसे आपकी बेस स्ट्रांग होती जा रही है ना प्री की, तो आप मेंस का भी पढ़ना शुरू करो, आप मेंस लेवल भी देखना शुरू करो। एक आध बार आप अभी बिगनर ही हो तो एक आध बार मेंस का एक भी मॉक लगा लिया, देख लिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि आप मॉक दे रहे हो, जरूरी नहीं है टॉप करना, आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां पे। तो ग्रेजुअली आप दोनों को साथ लेके चलो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे को भी सिलेक्शन के बाद बहुत बच्चों की आ रही है, कि नवंबर की पीडीएफ भेज दो, दिसंबर की पीडीएफ भेज दो, ये कर दो। करंट अफेयर्स आप अभी आज से डेली पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने जब से अपनी प्रिपरेशन शुरू की है, मेरे पास इतना बंडल हो गया होगा नोट्स का, बट मैं डेली पढ़ती थी, चाहे मैं कुछ पढ़ूं ना पढ़ूं, मैं करंट अफेयर रोज का करती थी, विच इज वेरी तो इंपॉर्टेंट। सारी आप चीज़ें मैनेज कैसे होती थी फिर? करंट अफेयर भी पढ़ रहे हो आप, क्वांट भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब भी कर रहे और हो। दिन बहुत बड़ा होता है, जिसको पढ़ना होता है वो टाइम निकाल लेता है, ये चीज मैंने हम्म। देखी है। मैं उन बच्चों में से भी हूँ जो दिन का सिर्फ एक क्लास क्वांट की और सिर्फ करंट अफेयर करती थी, और मैं उन बच्चों में से भी हूँ जो 3 क्लासेस लगा के, 3 मॉक लगा के, एक एडिटोरियल की क्लास लगा के करंट अफेयर भी लगाती थी, और बहुत कुछ होता था। तो दिन बहुत बड़ा है, जिसने पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है, वो मेंटेन वो कर लेता है, जैसे तैसे वो मैनेज कर लेता है उन चीजों को, वो और फिर रात को आदत भी भी लग लग। जाती है ना। और फिर आदत अगर और हमसे छूटता है तो फिर बुरा लगता हाँ, है। फिर बुरा लगता है। अगर आप किसी दिन करंट अफेयर नहीं करोगे तो आपको हम्म। पता है कि मैंने नहीं किया, और आपके जब आप सो रहे हो ना तो आपके दिमाग में चल रहा है नहीं किया, नहीं किया, आज हम्म। नहीं पढ़ा है मैंने। तो वो चीज भी होती है। तो आप करंट अफेयर साथ लेके चलो, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक्स लगाओ, प्री के लगाओ, मेंस के तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंस की तो क्लासेस लगाओ, क्लासेस के साथ साथ मॉक्स लगाओ, सेक्शनल लगाओ, फुल लेंथ लगाओ। थकाओ खुद को, सेक्शन मैं तो बोल रही हूँ थकाओ, आप सीरियसली आप बैठे हो, आप थक जाओ वो मॉक लगा के, क्योंकि आप एग्जाम में 10 गुना ज्यादा थकने वाले हो। एग्जैक्टली। क्योंकि जब हम आईबीपीएस पीओ का मॉक लगाते हैं ना, तो हम सिर्फ मॉक लगा रहे हैं, हम डिस्क्रिप्टिव नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आप क्वांट के बाद डिस्क्रिप्टिव देने भी बैठ रहे हो, वो जो टक हाँ। टक 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 की आवाज आ रही है ना, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आप घर में जो मॉक लगा रहे हो ना, वो 10 गुना ज्यादा आसान है आपके एग्जाम हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पर प्रेशर भी है, वहां पर आप डिस्ट्रैक्ट, मैं मेरा तो ये होता था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी कि साइड वाला टक टक कर रहा है, क्या कर रहा है ये टक टक, हम्म। वो भी होता है वहां पे। तो बहुत सिनेरियो अलग हो जाता है, तो आप जितना हो सके आप और वो फुल भी लेंथ अलग मॉक अलग भी लगाओ। फ्रीक्वेंसी में आवाज आती है ना, क्योंकि किसी का हाँ, पेपर
लेट होता है स्टार्ट डिस्क्रिप्टिव का, हाँ, किसी का जल्दी होता है, मान के पहले चलो, हो जाता है, क्योंकि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स का वहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंस लाइक होता है। आप वहाँ पे अपना अभी तक क्वांट ही कर रहे हो, लेकिन किसी का हुँ, डिस्क्रिप्टिव चालू हो चुका है। शुरू हो गया है, हाँ, तो वो वो भी भी होता एक है। चीज़ मैनेज करने के लिए आपको मतलब कुल हुँ, मिला के घर पे भी जब आप मॉक लगा रहे हो, तो ऐसा हुँ, लगाइए जैसे एग्ज़ाम में कर रहे हैं आप। एग्ज़ाम में कर हर रहे हैं, एक बिल्कुल। सेक्शन आपको करना है। हर एक सेक्शन आप अटेम्प्ट करो, स्किप हुँ। मत करो कोई भी चीज़। ये नहीं कि और ये भी मत करो कि आपने इंग्लिश कर ली और अभी 10 मिनट बचे हुए हैं, तो चलो जी नेक्स्ट सेक्शन, वो भी मत करो। आप देखो, हुँ। रिव्यू करो, देखो वापस चेक करो उस चीज़ को। बच्चे क्या करते हैं कि चलो हो गया इंग्लिश, चलो स्किप नेक्स्ट सेक्शन, वो या मत करो, इधर-उधर देखने बैठो। लग गए, या टहलने निकल इधर-उधर गए। हाँ, और मैंने ये भी देखा है कि बच्चे बोलते हैं एकदम शांति में मॉक लगाओ, मत लगाओ शांति में हुँ, मॉक, हुँ, हुँ। शोर में लगाओ मॉक क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो एग्ज़ामिनेशन हुँ, हॉल में। हुँ, मैं भी हुँ। पहले घरवालों को बहुत डाँटती थी कि क्यों कर रहे हो शोर? मैं तो मॉक लगा रही हूँ। बट जब मैं पेपर देकर आती थी और फिर इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, फिर मैं घरवालों को बोलती थी करो शोर, शोर मचाओ, मुझे शोर में मॉक देना है क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत शोर मिलता है। तो तो आप पूरा आपको मतलब सिनेरियो घर बनाओ। से ही माहौल बनाना पड़ेगा, तब आप मुझे एग्ज़ाम में घर जाके से परफ़ॉर्म अपना उस लेवल का कर पाओगे जिसका सोच रहे हैं आप। सोच के क्योंकि घर में आप बहुत आसानी से मॉक हुँ, दे हुँ, देते हो, हुँ, घर का हुँ, बहुत राइट। अलग होता है सिनेरियो। बट आप एग्ज़ामिनेशन हॉल बहुत अलग होता है, वहाँ का कभी-कभी माउस भी नहीं चलता है, वो भी हुँ, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कभी वहाँ पे। घर में तो आपको सब कुछ अवेलेबल है, आप आराम से बैठे हो, आप एसी के नीचे बैठे हो, आप मॉक दे रहे हो, हुँ। शांति है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। बट आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हो, कुछ भी आपको याद नहीं आ रहा है वहाँ पर, आप सब कुछ ही भूल जाते हो वहाँ पे, कैसे करना है, क्या करना है, आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो रीडिंग पूरा कॉम्प्रिहेंशन एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। आप बिल्कुल लाइब्रेरी में पढ़ते थे अभी तक, घर में हाँ, पढ़ते थे, बट अभी आपका बिल्कुल मतलब बिल्कुल नई जगह है वो। हाँ, तो माइंड भी आपके उस चीज़ को अगल-बगल एकदम से बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आपके अगल-बगल बच्चे बैठे हुए हैं, आप घर में हाँ। अकेले बैठे होते थे, तो आप कैसे कर रहे हो? आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है वहाँ पे, तो वो बहुत ही अलग सिनेरियो हो जाता है। तो आप जितना हो सके सिटिंग करो और स्पेशली जितने बजे आपका पेपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 12:30 की शिफ्ट है, 7 बजे की शिफ्ट है, उस टाइम पर भी मॉक दो। ये नहीं है कि बस उसी टाइम पे देना है, वो भी दो, बट उस स्पेसिफिक टाइम पर भी दो क्योंकि आपका माइंड रेडी हो जाता है उस चीज़ के लिए, उसको हुँ। पता होता है। तो मैंने ये चीज़ भी फ़ॉलो की है कि जिस वक़्त मेरा होता था, जैसे मेरा 3:30 की शिफ्ट हो गई या सुबह की शिफ्ट हो गई, तो मैं उठती थी सुबह उतनी जल्दी मुझे पता होता था कि पेपर वाले दिन मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा, तो मैं 1 महीना पहले ही 6 बजे अपने हुँ, माइंड को हुँ, सेट हुँ, करती हुँ, थी कि हुँ। उठना है कि कहीं मुझे एग्ज़ाम में नींद ना आ जाए। तो मैं वो चीज़ करती थी कि मुझे उठना है, मुझे करना है। अभी ये बोल के तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि सीरियसली मैंने किया है, बट करना पड़ता है ये चीज़ और जब आप फेलियर्स को देखते हो ना कि प्री भी नहीं हुआ, मेंस 2 नंबर से रह गए, मेरा आरआरबी भी नहीं हुआ, मेरा आरआरबी पीओ का प्री भी नहीं हुआ इस साल और ये नहीं है कि मुझे आता नहीं था कुछ हो गया था इंस्टीट्यूट पे इश्यू हो गया था, उस वज़ह से मेरा प्री नहीं हुआ था आरआरबी का। बट जब आरआरबी का क्लर्क का मेंस भी नहीं हुआ, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। उस टाइम मुझे ये हुआ था कि यार अगर तू आरआरबी क्लर्क मेंस नहीं निकाल पा रही है, तो आईबीपीएस पीओ मेंस क्या ही निकलेगा हाँ, तुझसे? सही तुझसे बात है। तो नहीं निकलेगा। तो उस टाइम मुझे काफ़ी दुःख हुआ था उस टाइम पे। बट फिर मुझे ये चीज़ पता थी कि मेरी आरआरबी क्लर्क मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस के बीच बहुत ज़्यादा गैप भी था और हुँ। उस टाइम पे मैंने बहुत चीज़ें सीखी भी हैं और उस टाइम मुझे अंदर ही अंदर से ये फीलिंग आती थी कि हाँ, नहीं, हो जाएगा। आरआरबी क्लर्क मेरा 4 नंबर से रह गया था मेंस का और इस टाइम मुझे लगा था कि नहीं हो जाएगा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन में भी फ़र्क आया। धीरे-धीरे जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना जो बच्चा पढ़ता है उसको पता चलता है कि मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर करना है या यहाँ पर लैग कर रहा हूँ या मैंने यहाँ नहीं पढ़ा है तो मुझे यहाँ पर पढ़ना है। तो वो आप ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीख जाते हो। और जिसको बहुत पेपर बढ़िया। क्लियर करना है, जिसको पेपर सीरियसली क्लियर करना है, जिसको जॉब चाहिए उसके लिए कोई भी क्योंकि मेरे को अगर कोई पूछता है कि आपका आरआरबी पीओ हुआ था, तो मैं सीधा बोलती हूँ कि नहीं हुआ था। मैं ये हुँ। नहीं बोलती हूँ कि मैं यहाँ उस दिन ये हो हाँ, हाँ, गया, फिर मतलब उस दिन वो हो एक्सक्यूज़ेज़ गया। से बेटर ये हाँ। है कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि उस दिन ये हो गया वो, आपका आरआरबी पीओ हुआ, नहीं हुआ, बस दैट्स इट। तो वो चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा पेन देती है कि आपका हुँ। आरआरबी नहीं हुआ और जब आप फेलियर्स को मिलते हो ना, तो जब फिर सक्सेस मिलती है, वो फिर अलग ही लेवल की होती है और फिर आप सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ना वो मेहनत भी करते हो। सही बात है, बिल्कुल बढ़िया है, आपने सारी चीज़ें बताई और आई होप कि स्टूडेंट भी इस चीज़ को देखें, समझें और अपने अंदर उतारें, अपनी प्रिपरेशन में इस चीज़ को यूज़ करें और बाकी मैं तो हूँ ही, जिस तरह से आपकी बिल्कुल, मदद की है, बाकी लोगों की भी करूँगा। बस बात यही है कि स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से देना पड़ता है और बिल्कुल। वो अगर नहीं देगा तो मैं तो मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन वो सारे हुँ, हुँ, सेलेक्ट नहीं होते हैं। जो हुँ। सेलेक्ट हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे हैं, उनमें से बस इतना ही सा छोटा सा अंतर होता है, जो अंतर अभी आप लोगों ने सुना। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा होगा। एंड एक छोटा-सा पॉइंट मैं मेंशन कर दूँ सर, अगर जैसे मैंने यशराज सर को फ़ॉलो किया है, तो जब मैंने फ़ेब से फ़ॉलो करना शुरू कौन किया है ये यशराज सर? वेटरन जो बहुत सारे लोगों की सिलेक्शन करवाते हैं हुँ, तब तक जब तक आप पूरी तरीके से आप उन पे ट्रस्ट करोगे क्योंकि पहले मैं अपना बता दूं कि मैं
हर एक टीचर से अलग-अलग चैप्टर पढ़ती थी। बट जब से मैंने फिर सर को फ़ॉलो किया ना, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, अगर इस सर से तू पढ़ रही है, तो यू हैव टू ट्रस्ट हिम। आपको करना पड़ेगा ट्रस्ट इन पे, क्योंकि एक पढ़ाने के साथ-साथ गाइडेंस भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। बीच-बीच में डाँट भी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको पढ़ना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। डाँटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, गाइड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पढ़ाना तो है ही है, बट एक आपको हाथ पकड़ लेना होता है उस टीचर का कि हाँ, अगर मैंने इससे पढ़ना शुरू किया है, तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे इसी के साथ रहना है। जितनी मेहनत सर कर रहे हैं, उतनी मुझे भी करनी है, मुझे उससे ज़्यादा करनी है। हम्म। हालाँकि बच्चे उतनी नहीं कर पाएँगे जहाँ तक मुझे पता है, बट आप प्लीज़ 10% भी अगर उसका कर लोगे ना, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना अपनी पूरी मेहनत में, जैसे सर करा रहे हैं, हर एक क्लास करोगे या अच्छे से मॉक दोगे, तो मुझे लगता है कि आप 1 साल में तो डेफिनिटली सिलेक्शन ले सकते हो। कोई कोई ना कोई तो दूसरी एग्जाम निकल ही जाता है, क्योंकि हम लोग कोई जो ना कोई तो प्रिपरेशन कर रहे डेफिनिटली। होते हैं ना, कि काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरे को यही वाला एग्जाम निकालना है, लेकिन मेरा ये हुँ, मानना होता है कि आप हर एक एग्जाम दीजिए। आप अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो तो कोई ना कोई तो एग्जाम आपका 100% निकलेगा ही। वो डेफिनिटली। आपको भी नहीं पता पड़ेगा कि वो कौन सा निकल रहा है, शायद वो जिससे कौन-सा? आपकी उम्मीद होगी वही नहीं निकलेगा, लेकिन जिससे हुँ, उम्मीद नहीं है वही निकल जाएगा, जैसा आपके केस में भी हुआ है। हुँ। तो बस बढ़िया है, आपको बहुत सारी विशेष, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, और मैं मेहनत करता रहूँगा इसी तरह से जिस तरह से करता आया हूँ। बस आप लोग भी थोड़ा सा दृढ़ निश्चय लीजिए, और एक दिमाग में डिटर्मिनेशन बैठाइए कि नहीं यार, बहुत हो गया, अब तो करना तो पड़ेगा यार, मेहनत तो करना पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से बनाइए। हालांकि मैं अपनी क्लासेस और अपने जो भी बैचेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से लेके आता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तमाम चीज़ें पढ़ लेंगे, जैसा कि अभी दीक्षा ने भी बताया कि आप 100% कंप्लीट नहीं कर सकते। इवन दो अभी भी अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इवन दीक्षा भी अगर है, तो 100% क्वांट और रीजनिंग क्लियर हो ही नहीं सकता। बट स्टिल हमें जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए उतना तो पढ़ना पड़ेगा, और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लासेस को ऑब्जर्व कीजिए, जो कि मैं बताता रहता हूँ हमेशा। क्यूएसएस लगाइए, क्यूएसएस नहीं आता है तो वो एक स्किल है, एकदम से नहीं आएगी वो चीज़, धीरे 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 इंप्रूव होती है। और जब वो इंप्रूव होगी ना तो आपको फील होगा, और जब आपको फील होगा ना तब आपका डर खत्म होगा, और जब डर खत्म होगा ना तब आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और यही स्टेप होते हैं आई थिंक। बिल्कुल, बिल्कुल। कंसिस्टेंट रहो, पूरा जो सर ने बताया वैसे करो। एंड जितनी सर मेहनत कर रहे हो, अगर आप उतनी करेंगे डेली, मैं ये नहीं कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन, हम्म। डेली अगर आप उतनी मेहनत करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, तभी आप सिलेक्शन पा पाएँगे। और एंड बाकी लास्ट। जितनी चीज़ें हाँ। इन्होंने बताई हैं वो मैं गाइडेंस क्लास में आपको बताता रहता हूँ। ये बिल्कुल सारी चीज़ें वही बताई हैं इन्होंने जो मैंने गाइडेंस क्लास में बताई हैं। तो मैं हाँ ये बोल सकता हूँ कि मैं एक बहुत प्राउड टीचर हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स उस चीज़ को मतलब अपने दिमाग में अभी तक रखे हुए हैं आफ्टर सिलेक्शन। तो मेरे लिए भी एक अचीवमेंट है। और जब भी कोई स्टूडेंट ऐसा सिलेक्शन लेता है जो मतलब आपकी हर एक बात मान रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो, सीरियसली। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेसन। सर। थैंक यू सो मच सर। 90% क्रेडिट आपको जाता है, 10% मैं खुद के लिए रखूँगी, मैं बट उल्टा करता हूँ, मैं 90% आप। बोलता हूँ कि 95% आपका है, 5% मेरा है, जो नहीं, मेहनत का आपने बोला ये था ना। हाँ, नहीं सर, मैंने जिस दिन सिलेक्शन पाई थी, मैंने उस दिन भी आपको मैसेज किया था, मैंने बोला था कि सर क्रेडिट आपको ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही मुझे मैंने मम्मी को बोला ना, और मैंने मम्मी को बोला, "मम्मी हटो, मुझे सर को मैसेज करनी है", क्योंकि क्योंकि क्वांट और रीज़निंग मेन होता है और उसी में आप क्योंकि नंबर स्कोर खींच आप वहीं सकते हो पे सबसे लेके आ ज़्यादा, सकते हो। वहीं पे आप कर सकते हो। और फिर मुझे हुआ एग्जैक्टली। कि, और मैंने बोला थैंक और गॉड मैंने मेन वेटरनशिप बात ली बताए क्या है, थी। टफ नहीं है चीजें, पता है। नहीं है, हम जितना हाँ, अपने दिमाग में स्टोरी बना के बैठे हैं ना, वो एक्चुअल में स्टोरी सच है ही नहीं। टफ नहीं नहीं है है, चीजें। चीजें बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मतलब जब आप एक बार उसको ग्रैब कर लोगे ना क्वांट और रीजनिंग को, आपको मजा आने लगेगा बिल्कुल, प्रिपरेशन में। चलिए बिल्कुल। दीक्षा, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक आई यू होप सर, आपको भी अच्छा लगा होगा, और स्टूडेंट्स बिल्कुल। जो देखेंगे इसको उनको भी लगा होगा। तो कमेंट के लिए आप बोल सकते हो, क्योंकि मेरे बोलने पे नहीं करते ये लोग। हाँ, हाँ। तो आप प्लीज़ वेटरन को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। एंड रोज़ जो भी लाइव क्लास सर लेते हैं यूट्यूब पे, उसको प्लीज़ अटेंड करो। आपको पता चलेगा आप कहाँ लाइक करते हो, इतने सारे बच्चे देखते हैं, compete करिए उनके साथ। तो प्लीज़ वो भी लीजिए, एंड जिसको वेटरनशिप लेनी है वो भी ले लो, क्योंकि आप फ़ायदे में रहोगे। मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। बाकी कायदे में रहोगे तो सब्सक्राइब। फायदे में रहोगे। चलिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको, और दीक्षा की ये जो पूरी जर्नी है, क्योंकि दीक्षा भी कमेंट पढ़ने वाली है इस वीडियो के नीचे। तो मेरे लिए नहीं, दीक्षा के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, या फिर आप लोग अपना अपना दे सकते हो कुछ भी, मतलब आपका मतलब मन है, आप देना चाहें तो दे सकते हो, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और क्या आपको मोटिवेशन मिली है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप कमी रख रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, और ये वीडियो देखने के बाद में आप उसको करोगे, और एक डिटर्मिनेशन लोगे कि नहीं यार बहुत हो गया सर, अब नहीं।
अब तो मेरे को ये करना है, क्योंकि अगर दीक्षा कर सकती है तो कोई भी कर सकता है, सीरियसली, डेफिनेटली। है ना? हाँ, अगर मैं क्वांट कर सकती हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है, ये मैं आराम से बोल सकती हूँ। क्योंकि मैं इस बेस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भी स्टूडेंट है, बाकी भी स्टूडेंट है, तो सिलेक्शन वाले हम्म, कोई ऊपर से नहीं टपकते हैं यार, आप ही के बीच में होते हैं, वो आप ही लोग होते हो, है ना? चलिए दीक्षा, बिल्कुल। इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, एंड काफ़ी थैंक यू अच्छा सर, लगा आपसे थैंक बात यू। करके। थैंक यू एंड सर। बाकी स्टूडेंट्स बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे।